वो है नहीं लिखने वाला, लिखने वाला वो कहाँ डाला? पेन दे दो। वो पेन पड़ी आपके वो नीचे, जिसके आगे नली ना हो, वो पड़ी वो, इसके आगे नली है यार। एक मिनट, आप कर देना वो। कोई और पेन हो जिसके आगे नली नहीं हो। अच्छा ये खुलती है, पीछे से नहीं होगा, चलो बाद में डाल देना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे ना, और टोटल आपके मोल बायो के सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट में आ रखे हैं 38 क्वेश्चन। उसमें से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मोल बायो इस बार ऐड हुई, तो पहले आते नहीं थे क्वेश्चन। सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के अंदर टोटल आपके 38 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब उसके बाद अब आज अपन आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लगाकर 28 तक। तो 1 नंबर से लगाकर 28 तक ये तो आपके आ रखे सेकंड ग्रेड के अंदर। फिर 28 के बाद में 38 तक, मतलब 10 क्वेश्चन हुए, ये आपके आ रखे लैब असिस्टेंट के अंदर। तो जब तक 28 नंबर तक तो आपके सेकंड ग्रेड के PYQ है, और उसके बाद है वो किसके, लैब असिस्टेंट के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिंपल आ गया है, करो इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऊपर टॉपिक डाल दिया प्लांट टैक्सोनॉमी, नीचे क्वेश्चन मोल बायो के। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो इसने किसका पूछा, RNA का पूछा है। अब आपको पता है कि RNA के अंदर क्या थायमिन होता है? RNA में नहीं होता है। क्या RNA के अंदर यूरेसिल होता है? ठीक है, होता है। इसका मतलब एडेनिन भी होता है और ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, यूरेसिल भी होता है। ठीक है, उसके बाद में ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। उसके बाद में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये। तो इसका मतलब यहाँ पर इसने ऑप्शन 2 दे दिया, सही है ना? यही हुआ ना? तो ये ऑप्शन इसका गलत है और ये ऑप्शन गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी आपको यूरेसिल दिख रहा है वो आपका राइट आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप अगर आपने 2 नंबर को सिलेक्ट किया तो आपका 2 नंबर भी सही है और आपका ये 4 नंबर भी सही है। सेकंड ग्रेड का PYQ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का है, मैंने पढ़ा रखा है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अगर आपको जेनेटिक कोड अगर आपको अच्छे से समझ में आए है तो ही आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आपको जो जो ऑप्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है पहले उसको यहाँ से एलिमिनेट करो। जिन जिन ऑप्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है पहले आप उसको एलिमिनेट करो। देखो इधर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। क्या जेनेटिक कोड में ओवरलैपिंग होती है? हमने कहा था जेनेटिक कोड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। अगर जैसे ये कोई RNA है, इसके ऊपर ये जैसे कोड है इसके ACUGCCGAU, मतलब इनमें कोई, जैसे ये कोई अलग कोडोन है, ये 1 नंबर कोडोन है, ये वापस 2 नंबर कोडोन है, ये वापस 3rd नंबर कोडोन है। इसका मतलब यहाँ पर अलग एमिनो एसिड बनेगा, यहाँ पर भी एमिनो एसिड बनेगा, यहाँ पर भी एमिनो एसिड बनेगा। क्या ये जेनेटिक कोड इसको ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसने देखो पहले से आप क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसने कहा कि ये जो ट्रिपलेट होता है इस, अब जैसे हम ये कहते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और 64 जेनेटिक कोड से 20 प्रकार के एमिनो एसिड बनते हैं। ये कह रहा है कि इसका मतलब जितने उसमें एमिनो एसिड बन रहे हैं, जितने कोड बन रहे हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन होगी किसी जीव के अंदर, यही होगा ना।
लेकिन ये लाइन ये कह रही है कि सूक्ष्म जीवों के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इन जेनेटिक कोड के अलावा भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब उसका कारण क्या है? रूल तो ये है कि जितने जेनेटिक कोड होंगे उतने अमीनो एसिड बनेंगे, और जितने टाइप के अमीनो एसिड बनेंगे उतनी प्रोटीन बनेगी। भाई वो तो एकदम फिक्स होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इन जेनेटिक कोड से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है माइक्रो। उसका रीज़न क्या है? तो हमें पता है कि जीन ओवरलैपिंग नहीं होते, सॉरी जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ने पूछा जीन आर ओवरलैपिंग। तो हाँ, ये बात सही है कि एक डीएनए के ऊपर एक से अधिक जीन आपस में ओवरलैप कर सकती है, लेकिन जेनेटिक कोड नहीं कर सकती, ये बात सही है। फिर इसने पूछा ईच बेस्ट कोड फॉर वन एमिनो एसिड। ये लाइन कह रही है कि एक कोडोन हमेशा एक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। स्टेटमेंट सही है ये कि एक कोडोन हमेशा एक एमिनो एसिड बनाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसका कारण नहीं है। इसका रीज़न ये होगा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, और जो बट जो जीन होता है वो जीन ओवरलैप करता है। अब इसका आपको मतलब समझाता हूँ ना। अब आप इस लाइन को देखो, जैसे ये कोई एक डीएनए था, ये जैसे आरएनए है, उसके ऊपर ये कोडोन पाए जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि जीन ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक कोडोन नहीं कर सकते हैं। अब आप मानो अगर मैं जैसे यहाँ से मैंने मैंने एक ट्रिपलेट बनाया, यहाँ से अपने आप में एक अलग से एमिनो एसिड बना, मैंने इसको बनाया, ये अलग से एमिनो एसिड बना, और ये अलग से बना। अब अगर मेरा मन किया तो मैं इसको भी यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ ना। ये तो मैंने एक बनाया, अब अगर मेरा मन करता है तो मैं इसको भी ऐसे काउंट कर सकता हूँ, ये बनाएगा, दूसरा एमिनो एसिड बनाएगा, फिर मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो जीन आपस में ओवरलैप कर सकते हैं इनके, लेकिन जेनेटिक कोड ओवरलैप आपस में नहीं करेंगे। तो आप देखो, एक इधर से बनेगी प्रोटीन, उसमें ये होंगे एमिनो एसिड, एक ऊपर से बनेगी और प्रोटीन, उसमें और होंगे एमिनो एसिड, और मेरा मन किया तो मैं इसको भी ऐसे बना सकता हूँ, तो ये अलग से एमिनो एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब जीन तो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रिपलेट से अधिक जानकारी होती है। आया समझ में? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इन्होंने अच्छे से नहीं दिया, ये दिख रहा है आपको पीछे? ये दिखाई दे रहा? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। मैंने आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस के समय कि पेप्टाइड चेन का निर्माण कैसे होता है। उसमें मैंने आपको बताया थी, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट के अंदर और अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट के अंदर, तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट के अंदर 23S rRNA पाया जाता है। इस RNA के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। फिर मैंने बताया था कि यूकैरियोट के अंदर कौन सा होगा, 20S rRNA होगा, उसके अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। अब इसने ये नहीं पूछा, इसने ये पूछा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, इन ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन सही है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड सही से बन रखा। फिर मैंने आपको उसके नीचे लिखाया था कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लागू करना है, ये ऐसे रिपीट होगा वापस। अब आप इस फॉर्मूले को लागू करो, कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में देखो, ये आपका नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, वापस कार्बन आ गया, आना क्या चाहिए नाइट्रो, इसका मतलब इसका ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन आ रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, कार्बन, 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 ये सही आ रहा है, इसका मतलब इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। थर्ड ऑप्शन देखो आप, ये नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं आ रहा, लेकिन तो भी मानते हैं कार्बन एक ही आ रहा है बीच में। हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला ये होगा, तो ये यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ वाला, यहाँ पर ये 3 आगे कार्बन, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ग्रेड का PYQ है। इतना सिंपल है, आपको मैंने नोट्स में लिखा रखा ये। हाँ, C का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप और N का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, आपके ये अपना अमोनिया वाला। मैंने बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो हमेशा होता है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल होता है, मतलब अमोनिया टू कार्बोक्सिल ग्रुप की ओर होता है। इसको सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर देना। क्या होगा इसका बताओ, ABCD, राइट आंसर क्या होगा, कौन से नंबर ऑप्शन होगा इसका? ये राइट होगा B, 2 नंबर। क्यों होगा बताओ? इसने क्या पूछा, एडिनोसाइन,
अब अगर देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन बेस, अगर ये नाइट्रोजन बेस होगा तो ये आपके एडिनिन होता, क्या होता, ये आपके एडिनिन होता। लेकिन एडिनोसाइन इसका मतलब इसके साथ में नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया तो ये राइबोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड बना है। अगर साथ में फॉस्फेट ऐड होता तो न्यूक्लियोटाइड बनता, तो हम इसको बोलते एडिनाइलिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फेट एसिड है अपने आप में। तो ये आपको, अब मैंने आपको इसमें एक बताया था कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन कर सकता है उस साइटोसिन के साथ में। अब देखो एक शब्द आता है, सॉरी, एक आपके नाइट्रोजन बेस है साइटोसिन। ये जो साइटोसिन है ये नाइट्रोजन बेस है। यहाँ हमने कहा कि जब पीछे साइन, जब उसके पीछे सफिक्स लग रहा है तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन बेस है, इसके पीछे जब लगेगा डीन, साइटोडीन, तब ये होगा नाइट्रोजन, अपने ये न्यूक्लियोसाइड होगा। ये मैंने आपको बताया था नोट्स के टाइम कि ये साइटोसिन इसका अपवाद होता है, इसका एक्सेप्शन है। तो अब मुझे बताओ, ये वैसे वो आपके आगे क्वेश्चन अपन वहाँ देखेंगे ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। तो मुझे बता दो फिर न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या फ़र्क है। मैं अगर साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड में बताओ क्या क्या आएगा, एक तो आपके नाइट्रोजन बेस आएगा, और क्या आएगा बताओ इसके अंदर बेस के साथ में, ये लो आपके पेंटो शुगर आ गई, और क्या आएगा इसके अंदर, और कुछ आएगा नहीं आएगा ना, ये साइड। अब अगर मैं टाइड की बात करूँ तो, अब अगर मैं टाइड की बात बताओ, टाइड में क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस आएगा, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर बॉन्ड बनाएगी, और शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप आएगा, ये हो जाएगा टाइड और नाइट्रोजन बेस। ये बताओ ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए की बात हो रही है, आरएनए की बात हो रही है, डीएनए के डीऑक्सी, अगर यहाँ क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर ये आरएनए होता तो राइबोस शुगर होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये कर देना, मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा, नोट करा के इंपॉर्टेंट लिखा रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि साइन डालगर्नो सीक्वेंस जो होती है वो किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के अंदर, किस में होती है। एक जब हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसका फर्स्ट पार्ट, वहाँ हमने पढ़ा था प्रिबनाउ बॉक्स, तो मैंने कहा था पी से प्रिबनाउ बॉक्स, पी से प्रोकैरियोट के डीएनए में पाई जाती है, हमने कहा था ये। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि साइन डालगर्नो सीक्वेंस किस में पाई जाती है, तो ये आपके पाई जाती है, बताओ। ये तो मैं पता है टीआरएनए में होती नहीं है, ना होती है आरआरएनए में, ना होती है प्राइमर में, पीछे एक ही बचता है एमआरएनए बचता है, क्योंकि प्रोटीन हमेशा एमआरएनए से बनेगी, तो पीछे हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा है। अब देखो बताता हूँ ये क्या होती है। ये जैसे आपका मैंने बनाया एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए है। अब मैंने बताया कि यहाँ से ये मैंने बनाया प्रमोटर, यहाँ से +1, इधर -1, -2, -3, इधर वाली हो जाएगी डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस, इधर वाली होगी अप स्ट्रीम सीक्वेंस। ये आपको बता रखा है मैंने सब कुछ। अब पूछा क्या, साइन डालगर्नो सीक्वेंस। अब देखो साइन डालगर्नो सीक्वेंस जो होती है वो उसके अप स्ट्रीम के अंदर होती है। यहाँ पर साइन डाल इसके अप स्ट्रीम में होती है, ये ऐसे होगी AGG, मतलब ये 6 न्यूक्लियोटाइड की होती है, ध्यान रखना। एक तो ये आपको तब नहीं ध्यान रखना, बता देता हूँ ना। तो साइन डालगर्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट के एमआरएनए के अप स्ट्रीम के अंदर पाई जाती है। अप स्ट्रीम मतलब प्रमोटर के बैक साइड में, अप स्ट्रीम में पाई जाती है। और ये 6 न्यूक्लियोटाइड, इसका काम क्या है, इस सीक्वेंस का कुछ तो काम होगा। मुझे बताओ एमआरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन के लिए कौन चाहिए, राइबोसोम चाहिए। तो राइबोसोम को कैसे पता पड़ेगा कि मुझे एमआरएनए पे आकर कहाँ पर आकर बाइंड होना है, तो राइबोसोम को ये पता पड़ेगा कि मेरी पोजीशन क्या, मुझे कहाँ पर बाइंड होकर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो ये आपके राइबोसोम की बाइंडिंग साइट होती है। आया समझ में, क्योंकि एमआरएनए से हमें आगे चल के प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन कैसे बनेगा, जब राइबोसोम बाइंड होगा तब बनेगा। तो ये जो होती है राइबोसोम की बाइंडिंग साइट होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर राइबोसोम की बाइंडिंग साइट कैसे पता पड़ेगा राइबोसोम को। तो जहाँ पर ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, नीचे वाली, ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट, ये जो सीक्वेंस है ना AGG, जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट का नाम क्या होता है, अपने 13S होती है, यही होती है ना भाई 13S, और लार्ज वाली होती है 15S। अब मैंने बताया था इस 13S के अंदर पाया जाता है 16S rRNA, और यूकैरियोट में होता है 18S rRNA। इस 16S rRNA की जो सीक्वेंस होती है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है।
तो इसके साथ ही जब जहाँ पर उसकी होगी कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ बाइंड हो जाएगी। तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना कि साइन डाल्टनो सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक के एमआरएनए के अंदर पाई जाती है और ये राइबोसोम की बाइंडिंग साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था और मैं उसको गलत करके आया था। उसमें पूछा था कोजैक सीक्वेंस कहाँ पाई जाती है, तो कोजैक सीक्वेंस पाई जाएगी यूकैरियोट के एमआरएनए के अंदर। तो साइन डाल्टनो कहाँ पाई जाएगी, ये तो आपके पाई जाएगी प्रोकैरियोट के एमआरएनए के अंदर। और अगर उसने, ये तो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा है, अब उसने क्वेश्चन पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि जो कोजैक सीक्वेंस होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके पाई जाती है यूकैरियोट के एमआरएनए के अंदर। आया समझ में आपको। अब मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट इसके क्वेश्चन सोल्व किए थे, क्रिबनाउ बॉक्स पाया जाता है आपके प्रोकैरियोट के डीएनए के अंदर और टाटा बॉक्स पाया जाता है यूकैरियोट के डीएनए के अंदर। ये सब मैंने बता रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये कर देना। अब इसके लिए टाइम खराब मत करना ज़्यादा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो इसने इधर लिख लिया, बाकी ये इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। ये सीक्वेंस इसके नीचे आनी चाहिए ऐसे, क्योंकि डबल स्टैंड डीएनए होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डीएनए सीक्वेंस कैन नॉट बी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको मैंने बताया था पैलिंड्रोम का मतलब उल्टा सीधा एक समान, भले आप उसको 5 प्राइम से पढ़ो जैसे होता है मलयालम, आप उसको आगे से पढ़ो भले पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ से एक ही है। अब इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जिसको आप आगे से पढ़ोगे या पीछे से पढ़ोगे सेम नहीं है। अब देखो आप इसको इधर से पढ़ो, पहले आप इसको 3 प्राइम से पढ़ो या आप इसको हमेशा 5 प्राइम किधर पढ़ लो। मैं इसको इधर से पढ़ रहा हूँ, CTTAAG मैंने पढ़ा 5 प्राइम से। अब मैं इसको वापस पढ़ूंगा 3 प्राइम से। अब मैं इसको वापस पढ़ूंगा 3 प्राइम से, तो इधर आ रहा है ये GAATTC। इसका मतलब मैं इसको भले इधर से पढ़ूँ तो भी सीक्वेंस CTTAC आ रहा है, अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो भी सीक्वेंस यही आ रही है। क्या? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा अपन टाइम खराब नहीं कर, इसका थर्ड आंसर सही है, क्योंकि इधर से पढ़ेंगे तो CTCAAT, फिर वापस अपन इसको इधर से पढ़ेंगे ये 5 प्राइम से C प्राइम, हाँ CA। आज का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। अब ये थोड़ा आप इसको बुक में घर जाके इसको इसके नीचे लिखना, फिर आपका आराम से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड ग्रेड का PYQ अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का एक जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था, और मैंने आपको बता रखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर उसके स्टेप क्या क्या होते हैं। तो पहले इसके स्टेप को आप समझो। मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले करना है डीएनए का आइसोलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, डीएनए का आइसोलेशन, मतलब आपको जिसकी जांच करनी है उसका आपको डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। अगर अब वो डीएनए कम है तब आपको उसके डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको उसका पीसीआर करना पड़ेगा। अब पीसीआर के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपको उसको करना पड़ेगा सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ट्रांसफ़र करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमने ट्रांसफ़र किया। अब जैसे ही हमने इसको जेल पे किया फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे सदर्न ब्लोटिंग के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर अपन यूज़ करेंगे VNTR प्रोब यूज़ करेंगे अपन, VNTR प्रोब, ये सब मैंने बता रखा VNTR क्या है। अब VNTR प्रोब के बाद में आप अब जैसे एक तो हमारा ये डीएनए था मेन डीएनए टारगेट डीएनए, उसके ऊपर हमने डाल दिया VNTR प्रोब, तो उन दोनों के बीच क्या होगा, संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा ना भाई, उन दोनों की सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनके बीच हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अब उसके बाद आप इसको देख सकते हो, तो हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी इसको देखने के लिए, ऑटो रेडियोग्राफी। ये इसके इतने स्टेप है। सबसे पहले आपको जिसके डीएनए की जांच करनी है, आपको जिस पे डाउट हो रहा है कि भाई कांड इसने किया, तो आप उसके डीएनए को बाहर निकालोगे। अब वो डीएनए कम होता है तो आप उसको पीसीआर उस डीएनए की लाखों कॉपी तैयार करोगे। उसके बाद आप एंजाइम यूज करोगे रेस्ट्रिक्शन, उस डीएनए को डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे। फिर आप उसको डालोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, क्योंकि उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए। फिर आप उसको डालोगे सदर्न ब्लोटिंग के, ये अपन पढ़ेंगे अपने
एक यूनिट बाकी है पढ़नी, ये अपने रिकॉम्बिनेशन वाली, वहाँ पढ़ेंगे सदन ब्लोटिंग क्या है। उसके बाद VNTR प्रोब, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करो, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो फर्स्ट स्टेप अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा आइसोलेशन है ना, तो आप यहाँ देखो ये आ रहा है आइसोलेशन ऑफ DNA, इसका मतलब पहले C आएगा। तो C कहाँ पे आ रहा है, तो इसको तो कट कर लो, इसको भी कट कर लो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, अगर आपको एक स्टेप आता तो आपका क्वेश्चन 50% सोल्व हो गया। अब कम से कम तुक्का मारोगे, अगर कर्म है ढंग के तो सही हो जाएगा, और अगर फूट रखे हमारे तो फिर सही नहीं होना है। अब बताओ आइसोलेशन के बाद क्या होगा, PCR होगा। क्या यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है ये स्टेप PCR वाला नहीं है, तो आप नेक्स्ट पे आओ। फिर क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करना है आपको, कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, ये पड़ा डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो C के बाद B आएगा, ये लो C के बाद B, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला है। इसके बाद ट्रांसफर करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, कहाँ पर आ रहा है जेल वाला, ऑप्शन अपन A पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी C B A, अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन ये। उसके बाद क्या है सदन ब्लोटिंग। अब बताओ सदन ब्लोटिंग कहाँ आ रही है, ये वाला हो गया E है ना, तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा राइट। अब देखो इसने केवल इन दोनों को चेंज किया है, तब जब आपको सब पता है तब ये सोल्व होगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन पता थी, आपने क्वेश्चन को 50% कर दिया, अब आपको अगर यहाँ तक पता तब आपका 100% सोल्व होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दिस इज PYQ सेकेंड ग्रेड एग्जाम। इसको करो सॉल्व। डूरिंग ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है। डूरिंग ट्रांसलेशन व्हेन राइबोसोम इनकाउंटर ए स्टॉप कोडन विच फैक्टर बाइंड। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम धीरे धीरे प्रोटीन को बनाते स्टॉप कोडन के ऊपर जाएगा, वहाँ से अब जब स्टॉप कोडन पे आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। अब राइबोसोम को वापस अलग होना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको वापस करना पड़ेगा प्रोटीन, तो राइबोसोम को वहाँ से अलग कौन करेगा। जैसे ये प्रोटीन, ये आपका mRNA है, इसके ऊपर ये आपका राइबोसोम बनता है। अब ये राइबोसोम इधर आगे आएगा, यहाँ आपके आगे स्टॉप कोडन हमने माना, यहाँ आपके स्टॉप कोडन है। ये लाइन के स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इस राइबोसोम यहाँ आएगा धीरे धीरे, अब यहाँ से इसको वापस अलग करना पड़ेगा, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, इन दोनों को आप अलग कैसे करोगे। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा रिलीज फैक्टर, जो राइबोसोम को रिलीज करेगा। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ, दूसरे वाले कारण बताता हूँ। इसका राइट है रिलीज फैक्टर। अब एक आता है रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर आपके जो होता है, ये आपके काम आता है प्रोकैरियोट के अंदर जो आपके ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA बनना, DNA से mRNA, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जब प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहाँ पर आपके जब आपको उसको रोकना है, तो वहाँ आपके काम आएगा रो फैक्टर। अब अगर यही पूछे कि यूकैरियोट में, पूछ सकता है, तो जब अगर हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, या अगर हम यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की बात करेंगे, तो यह आपके काम आएगा या दो प्रकार के मॉडल काम करते हैं। एक होता है एलोस्टेरिक मॉडल, दूसरा होता है टॉर्पीडो मॉडल। ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है लैब के, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। बाकी ये जब आप फर्स्ट ग्रेड ऐसे पढ़ोगे वहाँ आते हैं, तो ये आपके NCERT में नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये बता दिया, ध्यान रख लेना। रो फैक्टर, जब प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करना हो तो वहाँ काम आएगा रो फैक्टर, और जब आपको यूकैरियोट के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करना है तो आपके काम आएगा एलोस्टेरिक मॉडल और टॉर्पीडो मॉडल। और तो हमारा रिलीज फैक्टर काम आ गया इसमें। अब आपको ये तो पता है इलोंगेशन फैक्टर, उसके इलोंगेशन में काम आएंगे, लेकिन इसने पूछा टर्मिनेशन में काम आने वाला। और दूसरा सिग्मा फैक्टर मैंने बताया था क्या काम आता है, राइबोसोम को मतलब जो RNA पॉलीमरेज होता है उसको अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए या इनिशिएशन के लिए काम आता है सिग्मा फैक्टर। हमने पढ़ा था ना ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिलीज फैक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये तो सॉल्व कर देना, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करोगे। विच टाइप ऑफ आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड। ये पूछ रहा है कि कौन सा आरएनए है जो जेनेटिक कोड को रीड करने का कार्य करता है, उसको पढ़ने का कार्य करता है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जेनेटिक कोड का मतलब वो चीज़ ये बात कर रही है कि आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करना है। इसका मतलब जेनेटिक कोड से क्या एमिनो एसिड बनते हैं ना, हम यही पढ़ते हैं ना कि जेनेटिक कोड से आगे चल के एमिनो एसिड बनेगा। अब बताओ एमिनो एसिड को लेके कौन आ रहा था, टीआरएनए लेके आ रहा था ना, तो फिर जेनेटिक कोड को पढ़ेगा कौन, आया समझ में भाई। लेके आने का काम टीआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का है। जब अब कौन सा एमिनो एसिड लेके आना, वो तो टीआरएनए जब उस कोड को पढ़ेगा तब लेके आएगा वही। तो ये यही पूछ रहा है कि जेनेटिक कोड को पढ़ने का कार्य कौन करता है। तो जेनेटिक कोड तो पाए जाएंगे एमआरएनए के ऊपर और पढ़ने का काम करेगा आपकी टीआरएनए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है ये जेनेटिक कोडोन ऑलवेज कोड फॉर ए स्पेसिफिक एमिनो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो जेनेटिक कोडोन होता है, एक जो कोडोन होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड बनाएगा। यही बोला ना इसने कि एक जेनेटिक कोडोन हमेशा एक एमिनो एसिड बनाएगा। इस थ्योरी को क्या बोलते हो, या इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या आप टर्म यूज करो, ये पूछ रहा है। इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या टर्म यूज करोगे, इसने ये पूछा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ देते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोडोन एक एमिनो एसिड को बनाएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तो ये था, एक हमारे पास कुछ हमने और पढ़ा था, कुछ याद है कि एक एमिनो एसिड के लिए, एक हमने और पढ़ा था कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। हमने ये पढ़ा था ना, ये कोई अलग से कोडोन होगा, जैसे ये यू है, ये जैसे UCG है, या ये UAC है, तो ये दोनों अलग है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको वापस सुनना। एक कोडोन एक एमिनो एसिड ही बनाएगा। वापस मैं बोल रहा हूँ, एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। अब मैं इसको इधर से पढ़ रहा हूँ, एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। अब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड बनाएगा। अगर ये यू है तो ये केवल यही बनाएगा, ये कभी दूसरा एमिनो एसिड नहीं बनाएगा। दोनों लाइन अलग अलग है ना। अब यहाँ इसने ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इस कोडोन के ऊपर डाउट नहीं कर सकते कि ये क्या बनाएगा, इसका फिक्स है। इसका मतलब इस कोडोन की स्पष्टता एकदम फिक्स है। इसको हम बोलेंगे नॉन एम्बिगुअस। क्या बोलेंगे हम? नॉन एम्बिगुअस। अब जो ये वाला है ना, एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडोन से मिलकर बना होता है, एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे डीजेनरेसी। दोनों क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड में अगर आपका क्वेश्चन आया तो केवल यहीं से आएगा। पहले से बता रहा हूँ, भले कुछ भी समझना आप, भले ये पेपर आउट कुछ भी हो, यहाँ से अगर जेनेटिक कोड का क्वेश्चन आया सीधा यही पूछेगा, डीजेनरेसी क्या है या नॉन एम्बिगुअस क्या होता है। अब इसको आप बार बार पढ़ना लिखना याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। ये तो बता देना, ये बता देना, नहीं तो आगे बाद क्लास नहीं होगी। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या पूछा इसने कि आपको cDNA बनाना, काइमेरिक डीएनए बनाना है। इसने पूछा क्या उपयोग करोगे। सेंट्रल डोग्मा पता है, हमने क्या पढ़ा बताओ। सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से ये आरएनए बन रहा था, फिर आरएनए से क्या बन रहा था सेंट्रल डोग्मा में? प्रोटीन बन रहा है। ये हमने पढ़ रखा है, सेंट्रल डोग्मा में आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब इसके बाद क्या था इसके अंदर, ये क्या पूछ रहा है कि आपको cDNA, मतलब आपको C का मतलब होता है काइमेरिक डीएनए। ये अपन पढ़ेंगे RDNA टेक्नोलॉजी का अपनी यूनिट है ना। तो cDNA का मतलब है काइमेरिक। जैसे मैंने आपको बताया था कोविड के अंदर, मैंने कहा ना कि कोविड का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब वहाँ पर हमें PCR करना, तो PCR आरएनए नहीं डाल सकते, तो वहाँ हमें डीएनए डालना पड़ता है। तो वहाँ जो हम जो हम डीएनए बना रहे थे ना, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, वो आपके होता है cDNA। ये कह रहा है कि इस आरएनए से वापस डीएनए बनेगा, इसको हम क्या बोल रहे थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल रहे थे ना। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए बनता है, सो डीएनए उसको हम बोलते हैं cDNA। आया समझ में? जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं cDNA या काइमेरिक डीएनए। क्वेश्चन क्या पूछा है? cDNA, या आपको लाइब्रेरी इसकी बनाने, मतलब कई सारी डीएनए बनाने के लिए आप कौन सा आरएनए काम में लोगे? mRNA काम में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mRNA। ये आपके लैब के है ना, 28 के बाद वाले सब, 28 के बाद वाले क्वेश्चन सब लैब के हैं। अब ये तो सॉल्व कर देना, कुछ ज़्यादा इस पर माथा पूरी जैसी कुछ है नहीं। इसने पूछा लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा है? ZDNA। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर वो पूछे राइट हैंडेड डीएनए, तो मैंने आपको कहा था राइट का मतलब 4 ऑप्शन आपको देखने के, 4 ऑप्शन के चारों राइट है। तो ADNA, BDNA, COD डीएनए होते हैं राइट हैंडेड डीएनए। और अगर ZDNA हमारा केवल एक मात्र होता है। फिर मैंने बताया इसकी खोज किसने की थी? रिच ने की थी। इसकी जो बैकबोन होती है वो जिगजैग होती है, और इसके अंदर टोटल 12 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये डाइमेरिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ZDNA है आपकी ये लेफ्ट हैंडेड। बाकी के जो है ना ये सभी डीएनए वो कैसे है? राइट हैंडेड डीएनए। इसको सोल्व कर देना, बड़ी उम्मीद लेकर आए मत ठुकराना। क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्या पूछा? पहले इसने पूछा है कि एक रिंग होगी। इसने पूछा है कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक ही रिंग है। अरे यार क्या हो रहा है? उसमें रिंग एक ही है, बताओ। अब हमारे पास 2 थे, प्यूरिन्स और पिरीमिडीन्स। मैंने बताया था कि प्यूरिन्स के अंदर पाई जाती है डबल रिंग होती है, और पिरीमिडीन में होती है सिंगल रिंग। अब देखो क्या, अब उसने जैसे हम पहले देखते ये प्यूरिन्स, ठीक है। क्या प्यूरिन के अंदर कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस। सही है ना? इसका मतलब ये अभी तो हमें सही लग रहा है। प्यूरिन्स में क्या साथ यूरेसिल आता है? नहीं आता है ना, ये गलत हो गया। पिरीमिडीन क्या डबल रिंग है? नहीं, ये तो सिंगल रिंग है। तो पिरीमिडीन को अपन को ऐसे नहीं पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? अच्छा, इसने सिंगल रिंग का पूछा। ओके ओके ओके, इसका मतलब ये दोनों गलत है। प्यूरिन में डबल रिंग होती है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर किस किस में कौन सा नाइट्रोजन में सही है गलत है। मैंने ट्रिक बताई थी कि ट्रेन होती है लंबी, वो बजाती है CT, और इन दोनों में से लंबा है पिरीमिडीन। तो CT होगी पिरीमिडीन के अंदर। तो CT कहाँ आ रही है? ये आ रही है CT, थाइमिन और साइटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नोट से बाहर है। tRNA की स्ट्रक्चर पता है आपको, क्लोवर लीफ मॉडल वाली। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, इतना मैं डायग्राम बनाता हूँ।
ये पढ़ा था हमने tRNA की स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल, जो किसने दी थी, हॉले ने दी थी। इसने पूछा क्या, मैंने बताया था नीचे वाली ये होती है एंटीकोडन जो जाके बाइंड होगी mRNA के साथ में। इसने पूछा है कि कौन सी लूप के ऊपर tRNA एमिनो एसाइल tRNA सिंथेज एंजाइम आके उसकी पहचान करेगा। ये मैंने कहा था आपके राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर न्यू जो आएगा वो अमीनो एसिड आके ऐड होगा, पीछे एक ही बची है। तो ये जो DSU लूप होती है, यहाँ पर tRNA जो एमिनो एसिड एंजाइम होता है वो इसकी ये पहचान की साइट होती है। अभी एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एमिनो एसिड को tRNA पर ला के ऐड करता है, मतलब tRNA की चार्जिंग में काम आता है। इसका राइट हो जाएगा आपके DHU लूप। अब इसने को ये बोला एंटीकोडन लूप, तो हमारी ये वाली हो जाएगी एंटीकोडन लूप। नेक्स्ट ऑप्शन है T-साइट लूप, ये आपके राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है। और अगली है ये एमिनो एसिड अटैचमेंट, यहाँ आके न्यू एमिनो एसिड ऐड होगा, ऐड करने का काम करेगा आपकी ये एंजाइम एमिनो एसिड tRNA। ये एक एंजाइम का नाम है, एमिनो एसिड tRNA सिंथेज एंजाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर देना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सीधा पूछा है कि एक सेल के अंदर सबसे अधिक RNA कौन सा होता है। ये मैंने बता रखा तो 80% होता है, और मैंने उसके लिखा था कोष्टक में मैक्सिमम, और ये भी लिखा था क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। याद है, मैंने ये भी बताया जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे अधिक पाया जाएगा। तो बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा rRNA। ये एक किसी सेल के अंदर लगभग 80% तक पाया जाता है, और ये सबसे स्टेबल RNA है। कैसा है, ये सबसे स्टेबल RNA होता है। तो राइट आंसर rRNA। इसको सोल्व करो। पूछो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है, तो देखो ये हमारा एक मैंने आपको बताया था डायग्राम, ये क्रोमोसोम का, ये इसके एंड होते हैं क्रोमोसोम के। इधर ये इसका एंड है, और इधर ये क्या है इसका, ये सेंट्रोमियर है। तो ये तो होता है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, और ये क्या है, टीलोमियर। अब जब हमने पढ़ी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ मैंने बताया था कि मिनी सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट, ये भी एक प्रकार के रिपीटेटिंग डीएनए से बने होते हैं। और ये जो होता है ये आपके सेंट्रोमियर, ये भी आपके बना होता है रिपीटेटिव डीएनए से बना होता है। और ये जो क्रोमोसोम का एंड होता है जिसको हम टीलोमियर बोलते हैं, ये भी आपके बना होता है, किससे बना होता है, रिपीटेटिव डीएनए से। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या होगा राइट इसका। इसका मतलब यहाँ पर भी रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के एंड को बोलते हैं। यहाँ पर भी होता है, ये उस क्रोमोसोम का मिड पॉइंट, और यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर में डीएनए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी कहाँ आ रहा है, ये आपके राइट हो गया। अब अपना एक क्वेश्चन बताया, दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये अगर याद है तो ही होगा, बता देता हूँ मैं। जो पॉक्स वायरस होता है उसके अंदर पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सही बात है। इसने पूछा क्या है, अच्छा गलत मिलान कौन सा है ना, तो ये सही है। जो आपका जो मिक्सो वायरस होता है उसके अंदर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड। ये आप लिख देना है ना, अगर लिखा हुआ नहीं हुआ। जो जब मैंने आपको बताया था ना आप RNA के बारे में, वहाँ मैंने आपको कुछ वायरस मैंने आपको लिखाए थे, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते, वायरस खूब है, तो ये वहाँ पे लिख देना RNA के नीचे जाके। ये भी सही है। जो आपको TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन जो एडिनो वायरस होता है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होकर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये बुक में लिख देना आपके, जहाँ मैंने आपको लिखाया था RNA, वहाँ पर नोट कर देना। तो आपके इसका राइट, देखो इसने गलत पूछा है, तो बाकी के तो सभी एकदम सही है कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर इसका गलत, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और इसने दे रखा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये लो अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें एग्ज़ाम में छोड़ के आने होते हैं, क्योंकि उतनी पूरी जेनेटिक कोडोन को कोई याद नहीं कर सकता कि यू क्या बना रहा है। ठीक है, अपन को याद रखना भाई कि मिथ्योनिन कहाँ से बन रहा है, AUG बना रहा है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से हम ये याद कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी जेनेटिक कोडोन को कोई याद नहीं कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना होता है। अब यहाँ आप क्या, यहाँ ये किसी को याद नहीं, ये सीधा आप या तुक्का मारोगे। इस क्वेश्चन को छोड़ना होता है कि ये अपन को ऐसा लगता है ये हमारी अभी पढ़े हुए सबके, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसको आता हो। तो पढ़ा हुआ है सबके तो बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं होता ना डायलॉग। तो ये क्वेश्चन आपको बुला रहा तो भी जाना नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अब देखो इसका राइट आंसर होगा आपके ये GCA हमेशा एलेनिन बनाएगा, ये बात सही है। जो ACG होता है वो थ्रियोनिन बनाता है, GAC जो कोडोन वो बनाएगा एस्पार्टिक एसिड, ये जो CG है ये आपके प्रोलिन नहीं बनाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को क्या होता है, हमेशा छोड़ना होता है। भले पढ़ा हुआ लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम याद ये कर सकते हैं जो हमारा जो AUG होता है ये मिथ्योनिन बनाएगा। फिर हमने कहा था UUAC, UCA, UGA जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, ओकर, अंबर, ओपल। तो ये आपके मोल बायो के क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए जो राजस्थान में आ रखे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है यू से शुरू हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता यू से शुरू होना, बट वो जो UAA, UAC, UGA वाले कोडोन स्टॉप कोडोन होते हैं। तो ये आपके राजस्थान में जो क्वेश्चन आए थे मोल बायो के वो आपके हो गए पूरे। 20 अपन ने पहले कर दिए थे और 18 अपन ने अभी कर लिए। 28 तक के पहले सब सेकंड ग्रेड के, 28 के बाद है लैब असिस्टेंट के। आया समझ में? अब अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट। क्या पढ़ रहे थे अपन कल?